हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग संगम युग अथवा संगम काल के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मौर्योत्तल काल के पश्चात जो है भारत पर 4 विदेशी आक्रमण हुए थे, उसे हम लोगों ने समाप्त कर लिया था। तो वो कौन कौन से आक्रमण थे? तो पहला था इंडो ग्रीक अथवा हिंद यूनान, और दूसरा था शक, तीसरा पहलव और चौथा कुषाण वंश। तो ये 4 वंश ने आक्रमण किया था, अर्थात 4 विदेशी आक्रमण हुए थे भारत पर मौर्योत्तल काल के पश्चात, उसे हम लोगों ने समाप्त कर दिया था। आज हम लोग संगम युग के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे हम लोग संगम साहित्य कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि संगम युग में संगम साहित्य किसे कहा जाता है? ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में जो है दक्षिण भारत का सीक्वेंस में जो हिस्ट्री हम लोग जिस साहित्य में पढ़ते हैं, जहां से ज्ञात होता है, उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ क्या है? परिषद अथवा गोष्ठी। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। देखिए, संगम शब्द का अर्थ है परिषद, कौंसिल, जिसमें कि तमिल कवि और विद्वान जो है एकत्र होते थे, अर्थात इकट्ठा होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक जो है अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था, तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। किसी भी रचना का प्रकाशन करने से पहले जो है प्रत्येक कवि अथवा लेखक को अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करना होता था, और यहाँ से जब उसे स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी तब वह अपना रचने को प्रकाशन करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 संगम। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई है। नोट में यहाँ दिया गया है कि संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिल द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। कब से कब तक? 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है, उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है, और वो 3 भागों का नाम है, पहला है पत्थु पातु, दूसरा है इत्थु थोके, और तीसरा है पादिनेन कीलकंकु। ठीक है, ये 3 जो है संगम साहित्य का विभाजनों के भाग है। तिरुवल्लुवर द्वारा कृत एक कुराल ग्रंथ है, जिसमें कि तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है, और इसके विषय जो है त्रिवर्ग, आचार्य शास्त्र, राजनीतिक, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। किससे किससे संबंधित है? आचार्य शास्त्र, जिसमें कि राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। तमिल किंवदंतियों के अनुसार जो है प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। किसके अनुसार? तो तमिल किंवदंतियों के अनुसार जो है प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिसे मुचंगम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुचंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे, प्रमुख संगम जिसे कि प्रथम संगम कहा गया, मध्य संगम जिसे कि दूसरा संगम कहा गया, एवं अंतिम संगम जिसके जो है तीसरा संगम कहा गया। तो वो 3 संगम जो हुए थे, विशाल संगम का आयोजन जो किया गया था, वो कौन कौन से थे? प्रमुख संगम, मध्य संगम एवं अंतिम संगम। ये 3 संगम थे जो कि दक्षिण भारत में तीनों संगम का आयोजन किया गया था। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और 2 संगमों को पौराणिक मानते हैं। इतिहासकार जो है, जो पुराने इतिहासकार है, वह तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं, और पहले जो 2 है वह संगमों को पौराणिक मानते हैं। ठीक है, मिथ मानते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, इतिहास में जो है 3 संगमों का वर्णन मिलता है। तो वो कौन कौन से संगम है, किस स्थान में हुआ था और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, ये हम लोग डिटेल्ड रूप से जानते हैं। तो प्रथम संगम जो है 4440 वर्ष पूर्व हुआ था, दूसरा संगम जो है 3700 वर्ष पूर्व हुआ था, और तीसरा एवं अंतिम संगम जो है 1850 वर्ष पूर्व हुआ था। 4440,
3700 और 1850 वर्ष पूर्व ये तीनों संगमों का क्रम है। अब यह प्रथम संगम कहाँ पर हुआ था? तो यह दक्षिणी मदुरा में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में पहला संगम हुआ था। दूसरी संगम की जब बात की जाए तो यह कहाँ पर हुआ था? तो यह कपाटपुरम में हुआ था। कपाटपुरम कहाँ पे है? अलेवाई में है। दूसरी संगम कहाँ पे हुआ था? कपाटपुरम में हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो यह भी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। तो पहला और दूसरा संगम की जब बात की जाती है तो पहला संगम जो है दक्षिणी मदुरा में हुआ था और दूसरा संगम जो है कपाटपुरम में हुआ था, जो कि अलैव में है। अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो प्रथम एवं द्वितीय संगम की अध्यक्षता कौन किए थे? अगस्त ऋषि द्वारा किया गया था। तीसरा संगम जो है मदुरा में ही किया गया था, इसका स्थान मदुरा था। और इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो नक्कीरर की अध्यक्षता में तीसरा संगम हुआ था। अभी हम लोगों ने ये पढ़ा कि इतिहासकार जो हुए थे वो तीसरे संगम को संगम काल मानते थे, और दो संगम काल जो पहले के हैं प्रथम और दूसरा, उसे पौराणिक रूप से उसे माना जाता था। ठीक है, तीसरे संगम काल को ही इतिहासकार संगम काल के रूप में जानते थे। पहला संगम काल मदुरा में, तीसरा भी मदुरा में। दूसरा संगम काल कपाटपुरम में। अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो प्रथम संगम की अध्यक्षता अगस्त ऋषि के काल में, दूसरी संगम की भी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के काल में, और तीसरी संगम की अध्यक्षता जो है नक्कीरर के काल में हुआ था। अगर इसकी संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात की जाए तो प्रथम संगम काल में जो है अकट्टियम परिपदाल, मदुनारे, मुदुकुड़कु तथा कलाड़ी आविरे, ये जो है इनमें से कोई भी अभी उपलब्ध नहीं है। दूसरी संगम की अगर संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ की बात की जाए तो तोलकापियम, जो कि तमिल व्याकरण है। तोलकापियम क्या है? तमिल व्याकरण है। यह किस संगम में जो है इसका संकलन किया गया था? तो दूसरी संगम काल में जो है तोलकापियम का संकलन किया गया था। अगर तीसरी संगम की बात की जाए, नेदुनथोकई, कुरुनथोकई, नत्रीनई, एकंकु भड़ु, पड़ीपादल कुथु एवं वड़ी और पेरिसे तथा सिमित्रे आदि, ये सारे ग्रंथ थे जिसका संकलन किया गया था तीसरी संगम काल में। तो आप लोगों को ये तोलकापियम याद रखना है, दूसरी संगम काल में इसका संकलन किया गया था। तोलकापियम क्या है? तो यह तमिलों का व्याकरण है। इसका संकलन कब किया गया था? तो दूसरी संगम काल में किया गया था, अर्थात 3700 वर्ष पूर्व किया गया था। पहला संगम काल मदुरा, तीसरा संकल काल भी मदुरा, दूसरा संगम काल कपाटपुरम। पहले और दूसरे संगम काल की अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने की थी और तीसरे संगम काल की अध्यक्षता जो है नक्कीरर ने की थी। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर नोट पॉइंट को पढ़ते हैं। कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत, जिसे नायनार कहा जाता है, तिरुनाबुक्करसु जिसे कि अपार कहा जाता है, उन्होंने किया है। तो संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो शैव संत जिसे कि नायनार कहा जाता है, जिसका नाम था तिरुनाबुक्करसु, उसे अपार के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने सर्वप्रथम संगम नाम का प्रयोग किया था। अर्थात आप लोग कह सकते हैं कि अपार जो कि शैव संत थे, उन्होंने संगम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य एवं चेर के बारे में बताया गया है। अशोक के अभिलेख से जो है हमें चोल, पांड्य और चेर के बारे में पता चलता है। मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम एवं दक्षिण भारत के बीच वाणिज्य व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। तो यूनानी लेखक जो हुए थे जैसे कि मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी एवं टॉलमी, तो इनसे जो है हमें पश्चिमी एवं दक्षिणी भारत के बीच जो वाणिज्य व्यापार संपर्क हुए थे उसके बारे में उल्लेख मिलता है इनसे। नेक्स्ट हम लोग को इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? कलिंग के खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। तमिल राज्यों का उल्लेख और कहाँ से मिलता है? तो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख से भी इनकी जानकारी, अर्थात इसके सोर्स मिलते हैं।
8वीं सदी ईस्वी में इरैयानार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीन संगमों का वर्णन किया गया है। 8वीं सदी की जब हम बात करते हैं तो इरैयानार अगपोरुल के भविष्य की भूमिकाओं में इन तीन संगमों का भी वर्णन मिलता है। तो ये सारे सोर्स थे जहां से हमें संगम काल के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इलांगो द्वारा कृत जो है शिल्पादिकरम, जिसे पायलों का गीत कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, पायलों का गीत किसे कहा जाता है प्राचीन इतिहास में? तो शिल्पादिकरम को कहा जाता है। यह कृत्य किसके द्वारा की गई थी? तो इलांगो के द्वारा की गई थी। तो इलांगो कृत शिल्पादिकरम एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। तो शिल्पादिकरम जो है तमिल जनताओं के बीच जो है इसे राष्ट्रीय काव्य के रूप में माना जाता है। किसे? शिल्पादिकरम को। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें तीन खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टन के कोवलन, उसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी है। जब हम शिल्पादिकरम की बात करते हैं तो इनमें जो है 30 सर्ग है और इसे तीन खंडों में लिपिबद्ध किया गया है, अर्थात तीन भागों में इसे लिपिबद्ध किया गया है। और यह जो है बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। कैसा महाकाव्य है? तो बौद्ध रुझान से जुड़ा यह महाकाव्य है। इसमें जो है कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कन्नागी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी भी मिलती है। किस ग्रंथ में? शिल्पादिकरम में। किसके द्वारा कृत है? तो इलांगो के द्वारा यह कृत है। नेक्स्ट पॉइंट है, मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी शीतले सतनार, जिन्होंने मनी मैकले की रचना की थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मनी मैकले की रचना किसने की थी? तो शीतले सतनार ने की थी। ठीक है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था इसके बारे में, शिल्पादिकरम के बारे में, इसमें भी 30 सर्ग है। और जब हम इसकी बात करते हैं मनी मैकले की, तो इसमें भी 30 सर्गों के अलावा जो है एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है, उसमें बौद्ध रुझान था और इसमें जो है जैन प्रभाव है। शिल्पादिकरम में जो है बौद्ध रुझान था, जब हम मनी मैकले की बात करते हैं तो ये जैन के प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकले, जो कि कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्र थी, इसकी प्रेम कहानी इसमें मिलती है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? तो शीतले सतनार की बात कर रहे हैं, जो कि मनी मैकले द्वारा रचित थी। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है और यह जैन प्रभाव है। इसमें किसकी कहानी मिलती है? तो इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मनी मैकले की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंध बातों के लिए बनाई गई है। इस ग्रंथ की कहानी क्यों बनाई गई है? तो दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए यह बनाई गई है। इसका महत्व मुख्यतः धार्मिक है। हम सभी जानते हैं यह जैन धर्म का प्रभाव था और इसका महत्व जो है मुख्यतः कैसा है? तो धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ, जो कि 5वीं सदी के कृत न्याय प्रवेश पर आधारित है। तो नीलकंठ शास्त्री के अनुसार जो यह बौद्ध लेखक दिंगनाथ है, उसकी कृति न्याय प्रवेश पर यह आधारित है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी? तो शीतले सतनार की बात कर रहे हैं, जो कि मनी मैकले के द्वारा रचित थी। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। देखिए, जीवक चिंतामणि संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि एक रचना है जो कि संगम काल के बहुत बाद में की गई थी। इसकी रचना का श्रेय किसे जाता है? तो जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? तिरुतक देवर को इसकी रचना का श्रेय दिया जाता है। तो जीवक चिंतामणि किसके द्वारा रचित थी? तो तिरुतक देवर के द्वारा यह रचित थी। या फिर तिरुतक देवर द्वारा रचित एक पुस्तक का नाम क्या है जो कि संगम काल के बहुत बाद में रचना की गई थी? तो उसका नाम है जीवक चिंतामणि। ठीक है। और कहा जाता है कि तिरुतक देवर जो है पहले चोल राजकुमार थे जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। और ऐसा कहा जाता है। देखिए, जहां पर भी इस तरह के पॉइंट्स रहेंगे कि संभवतः या फिर ऐसा कहा जाता है, ऐसा माने जाते हैं, या फिर इतिहासकार ऐसे कहते हैं, तो उस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं रहना है, उसको स्किप करके आगे बढ़ना है।
तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तोल्काप्पियम, जो कि तमिल व्याकरण है। मैंने इसके बारे में अभी जस्ट बताया था कि इसका संकलन कब किया गया था, तो द्वितीय संगम में इसका संकलन किया गया था। किसका? तो तोल्काप्पियम का। यह क्या है? तो तमिलों का एक व्याकरण है। 5वीं सदी के बाद जो है बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई है, और इनमें तिरुवल्लुवार की तिरुकुड़ल जो है सबसे प्रसिद्ध है। किसके द्वारा? तो तिरुवल्लुवार के द्वारा तिरुकुड़ल सबसे प्रसिद्ध है। नोट में यहाँ दिया गया है रामकथा के अनेक तमिल संस्करण है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कंबन कौन सी है? तो इरामावतारम है। कौन सी है? इरामावतारम। नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन कौन से है? अकम और पूरम। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणी में बांटा गया है। वो कौन कौन से है? तो पहला है अकम और दूसरा है पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय जो है प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय क्या है? युद्ध है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है। उन दो श्रेणियों के नाम क्या है? तो अकम और पूरम। अकम काव्य जो है मूलतः प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जबकि पूरम काव्य जो है मूलतः युद्ध से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य जो कि चोल, चेर तथा पांडे का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य से ही हमें तमिल प्रदेशों के 3 राज्य जो कि चोल, चेर तथा पांडे का यहाँ से विवरण मिलता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। जब हम मैप में इसे लोकेट करेंगे, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो उत्तर पूर्व में चोल, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि इधर जो है चोल, ठीक है। दक्षिण पश्चिम में चेर, दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर जो है चेर, और दक्षिण पूरब में पांडे, अर्थात दक्षिण पूरब इधर क्या हो जाएगा? पांडे राज्य स्थित थे। नॉर्थ ईस्ट में चोल, साउथ वेस्ट में चेर, और साउथ ईस्ट में पांडे राज्य स्थित थे। नेक्स्ट पॉइंट है संगम युग इन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। अगर ये तीनों में सर्वाधिक शक्तिशाली की बात की जाए तो वो कौन से राज्य थे? चोलों के राज्य सबसे अधिक शक्तिशाली थे। यह पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। ये चोल जो राज्य है ये किसके किसके बीच स्थित है? पेन्नार तथा दक्षिण वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसके सबसे प्रतापी राजा करिकाल है। जब हम लोग चोल राज्य की बात करते हैं तो इसके सबसे प्रतापी राजा कौन है? तो करिकाल इसके सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है करिकाल जो है ब्राह्मण मतानुयायी था, और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। यह किस धर्म का मतानुयायी था? तो ब्राह्मण धर्म का मतानुयायी था, और यह ब्राह्मण धर्म को जो है राजकीय संरक्षण प्रदान किए थे। पत्ती नपाले में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। पति नपाले एक ग्रंथ है जिसमें कि करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में वेनिन युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो वेनिन युद्ध का उल्लेख कहाँ से मिलता है? संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं से मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। और इसमें ये उल्लेख मिलता है करिकाल जो कि चोल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक थे, अर्थात राजा थे। उन्होंने पांड्य तथा चेर सहित 11 राज्यों को पराजित किया था। उसने पुहाड़ या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी, और अपनी राजधानी जो है उड़ैयूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की थी। पहले राजधानी इसकी थी उड़ैयूर, उससे जो है इन्होंने कहाँ पे स्थानांतरित की थी? कावेरी पत्तनम में, ठीक है। और उसने पुहाड़ या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। पेरुनानुपाध्याय में करिकाल को संगीत के सप्तस्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। पेरुनानुपाध्याय में जो है करिकाल को क्या बताया गया है? तो संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। संगीत के सप्त स्वरों का
विशेषज्ञ इन्हें बताया गया है। इन्होंने किसे पराजित किया था? तो करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इसने किस शहर की स्थापना की थी? तो पुहाड़ या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की थी। और करिकाल ने अपनी राजधानी को कहां पर स्थानांतरित किया था? तो उड़ेयूर से जो है कावेरी पत्तनम में इन्होंने स्थानांतरित कराया था। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया था। किसकी बात की जा रही है? तो कड़िकाल की बात की जा रही है, जो कि चोल वंश के सबसे शक्तिशाली व प्रतापी शासक थे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। देखिए, संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था। पहला चोल का था और दूसरा किसका था? चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांतों में स्थित था। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए थे, जैसे कि उदयनजीरल और नेंदुजीरल आदन एवं सेनगुट्टवन। ये कौन थे? तो इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा थे। किस राज्य की बात की जा रही है? तो चेर राज्य की बात की जा रही है। इससे पहले हम लोगों ने चोल में करिकाल को विस्तृत रूप से जाना है। अब हम लोग चेर के कुछ प्रतापी शासक के बारे में जानते हैं। वो कौन कौन से थे? तो उदयनजीरल, नेदुनजीरल और सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। ये चेर वंश के थे। सेनगुट्टवन किस वंश के थे? तो सेनगुट्टवन चेर वंश के थे। ठीक है, इन्होंने अधिराज की उपाधि ग्रहण की थी। इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। किस संप्रदाय को इन्होंने समाज में प्रतिष्ठित किया था? तो पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को। ये किस वंश से थे? तो सेनगुट्टवन जो है चेर वंश से थे। किस वंश से? चेर वंश से। इन्होंने अधिराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा में थी और पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन जो है सबसे शक्तिशाली था। जब हम पांड्य राज्य की बात करते हैं तो इसमें सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो नेंडुजेलियन जो है सबसे शक्तिशाली था। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित है। कावेरी, जैसे कि यह कावेरी नदी है, तो इसके दक्षिण में इधर जो है पांड्य राज स्थित है। इसकी राजधानी कहाँ थी? मदुरा में थी। और पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन जो है सबसे शक्तिशाली था। पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो नेंडुजेलियन। पांड्यों का पहला उल्लेख जो है मेगस्थनीज ने किया था। आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पांड्य राजाओं में सबसे शक्तिशाली कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नेंडुजेलियन। और पांड्यों का पहला उल्लेख किसने किया था? तो मेगस्थनीज ने किया था। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। किस राज्य को? पांड्य राज्यों को मेगस्थनीज ने मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। नल्लीवकोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। तो संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक कौन था? तो नल्लीवकोडन था। नेक्स्ट पॉइंट है, संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। राजा का जन्मदिन जिस दिन मनाया जाता था उस दिन को पेरुनल कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचर कहा जाता था। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अमाईचान या फिर अमाईचार। संगम युग में राज्य को मंडल, देखिए मैं फिर से यहाँ लिखूंगा ताकि आप लोगों को देखकर याद हो जाए। राज्य को संगम युग में मंडल कहा जाता था। संगम युग की जब बात की जाए तो राज्य को मंडल कहा जाता था। और राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? राजा के जन्मदिन को पेरुनल कहा जाता था। पेरुनल। राज्य को मंडल, जन्मदिन को पेरुनल और मंत्रियों को अमाईचान या फिर अमाईचर कहा जाता था। नेक्स्ट है, राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। हर एक राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? नालवे कहा जाता था। संगम युग में जो है राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे कि नालवे कहा गया था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। किसके बारे में कहा जा रहा है?
तो नालवे के बारे में कहा जा रहा है। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। और नालवे किसे कहा जाता था? तो राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे कि नालवे कहा जाता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों में सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। तो पहले तो ऐसा ही होता था। राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा की जो कोर्ट थे उसे क्या कहा जाता था? मनरम कहा जाता था। कोर्ट को क्या कहा जाता था? मनरम। कोर्ट को मनरम कहा जाता था। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। और वही झूठी गवाही देने पर जीव काट ली जाती थी। ठीक है। अंतिम पॉइंट है, भूमिकर नगद तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज जो है छठवां भाग होता था, किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। चुंगी जो है एक कर का नाम है, यह व्यापारियों से वसूला जाता था। और सीमा शुल्क भी व्यापारियों से वसूला जाता था। तो अभी हम लोगों ने मेन मेन कुछ पॉइंट्स को देखे हैं। जैसे कि मेगस्थनीज ने पांडे राजू को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया था। संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडे शासक की बात की जाए तो वो नल्ली व कोडन था। कौन था? नल्ली व कोडन जो है संगम युग का अंतिम ज्ञात पांडे शासक था। क्या नाम था उसका? नल्ली व कोडम। और संगम युग में राज्य को क्या कहा जाता था? मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन को पेरूनल कहा जाता था। राज्य को मंडल, जन्मदिन को पेरूनल और मंत्रियों को अमाईचान या फिर अमाईचर। नालवे किसे कहा जाता था? पांड्य राज्यों में राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे कि नालवे कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नालवे कहा जाता था। और यह राजा के साथ न्याय का काम करता था। फिर से रिपीट करूंगा। राज्य को मंडल, जन्मदिन को पेरूनल, मंत्रियों को अमाईचान या फिर अमाईचर। ठीक है। और जो हर एक राजधानी में एक राज्यसभा जिसे नालवे कहा जाता था, और यह जो है राजा के साथ न्याय का कार्य करते थे। मनरम जो है कोर्ट को कहा जाता था। पांड्य युग में मनरम किसे कहा जाता था? कोर्ट को कहा जाता था। और यहाँ पे कर भी वसूले जाते थे जिसका नाम था चुंगी, एवं व्यापारियों से सीमा शुल्क भी वसूले जाते थे। तो आज हम लोगों ने संगम काल के राज्य में जो है तीन संगमों का जो वर्णन मिलता है उसको हम लोग डिटेल में देखे। फिर हम लोगों ने संगम काल के राज्य में जो है तीन राज्यों का उदय हुआ था, जो कि चेर था, पांड्य था और चोल था। इन तीनों के बारे में अच्छी से जाने हैं। इससे आगे कुछ और संगम काल में रह गए हैं, उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। फिर हम लोग एक बार जो है संगम युग का शॉर्ट में रिवीजन कर लेंगे, जिससे आप लोगों को सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।